आप समस्त लोगों को इस राज्य शासन के अंतर्गत सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिए गए राज्य शासन की जानकारी आपके समक्ष दिखाता हूं। इस जानकारी में कहा गया है कि पिछले 20 सालों में दमोह में किसी भी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन हुआ नहीं। कागज के प्रमाण आपके सामने किसी संस्था के संचालकों को उनकी आर्थिक आधार को, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, उनके यश कीर्ति और सम्मान को, इतने वर्षों उनके द्वारा की गई सेवा को बिना किसी आधार के नष्ट कर देना इतना अमानवीय और पीड़ादायक है, यह आपको बताने की जरूरत है। आज डायलिसिस की कमी के कारण कल मेरे पास लोग आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक मिशन स्कूल में जो डायलिसिस कराने वाले लोग थे वैसे 30 लोग केवल इसलिए मर गए कि उनकी क्षमता नहीं है कि उस सागर में जाकर डायलिसिस कराएं या जबलपुर में जाकर डायलिसिस। जो लोग मर गए इनका हत्यारा कौन? ये हत्याएं है या नहीं है? जिला अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं लापरवाही के कारण मर गई। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन? आपको ध्यान होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना में ऑक्सीजन नहीं बची थी। दिल्ली जैसे महानगर के अस्पतालों, भोपाल जैसे महानगर के अस्पतालों और ऐसे संक्रमण काल में दमोह जिले के मिशन हॉस्पिटल ने मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया पूरे राज्य का। और ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मृत्यु न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखें। कोई विवाद नहीं है इस बात को लेकर कि कोविड के संक्रमण काल में मिशन अस्पताल की सेवाएं सदैव याद रखी जाएगी। जिस सेवा भावना से, जिस प्रोफेशनल उत्कृष्टता से, जिस प्रोफेशनल एक्सीलेंस के साथ उस हॉस्पिटल ने रात दिन अपनी सेवाएं दी, लोगों की जान बचाई, वो बात याद रखना तो दूर की बात है। केवल इस आधार पर ये मिशन हॉस्पिटल है और एक टारगेटेड लक्ष्य के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, बिना किसी आधार के इतने वर्षों की सेवाओं को एक किनारे करके आपराधिक प्रकरण दर्ज करना, मामूली अपराधियों की तरह प्रशासन का व्यवहार करना बहुत दुखदायी और बहुत आलोचना के योग्य है। मैं दमोह के लोगों से बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, जो शहर तब होए मतलब अपने पराक्रम, अपने साहस और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जो शहर जाना जाता था, उस शहर की जुबान को क्या हो गया? आश्चर्य होता है। 700 मरीज प्रतिदिन जाने वाले अस्पताल में एक भी आदमी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक भी आदमी महान सेवाओं को एप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुर्भाग्यजनक है और कितना शर्मनाक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। 80% हिंदू समाज के लोग, आसपास की दुकानें, चाय की दुकानें, नाश्ते की दुकानें, फल फूल और जूस की दुकानें 100% हिंदुओं की थी, जो इस हॉस्पिटल के बंद होने से प्रभावित हो गई। रात में 2 बजे भी कोई गरीब आदमी अगर जाता था
तो उसको उम्मीद थी कि मिशन हॉस्पिटल में हमें आश्रय मिलेगा और हमें हमारा इलाज हो जाएगा। उनकी आशाएं टूट गई। कल एक महानुभाव हमारे पास बैठे थे, जब ये बात हो रही, वकील साहब कहने लगे हमारे माता जी को हम जबलपुर ले गए, हमें 60,000 रुपए लग गए 2 दिन में। अब इतना पैसा आम आदमी कहां से लाएगा? हम जैसे नेता, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, हम जैसे नेता क्योंकि दूसरे को केंद्र करके बात करेंगे तो थोड़ा गरिमा कम हो जाएगी, इसलिए इसका निरूपण स्वयं के ऊपर करता हूं और आपसे कहता हूं कि हम जैसे नेता अगर तकलीफ होती है तो बंबई में इलाज करा सकते, दिल्ली में इलाज करा सकते, महंगे अस्पतालों में 5 सितारा अस्पतालों में रुक सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे गरीबों की, असहाय लोगों, कम आमदनी वाले लोगों, आशा का केंद्र एक छोटा सा अस्पताल बंद हो गया और आप जनप्रतिनिधि होने के बावजूद यहाँ मूक दर्शक बने बैठे हो, तो मुझे लगता है कि जनता से बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको यहाँ से जनप्रतिनिधि बनाया। पिछले 20 सालों में दमोह जिला किस तरह के विचारों से, किस तरह की राजनीतिक संस्कृति से गुजर रहा है, यह आप स्वयं इसके साक्षी हैं। जब कांग्रेस छोड़कर राहुल सिंह बीजेपी में गए तो उन पर गंभीर आरोप लगे, और जब बीजेपी छोड़कर चंद्रभान सिंह कांग्रेस में आए तो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे, और दोनों बार आयाराम गयाराम की संस्कृति को हमारे दमोह के साहसी लोगों ने नकार दिया। लेकिन दुर्भाग्य से एक छोटी जगह से उनको विरक्त किया और बड़ी जगह पर फिर बिठा दिया, गलती दोहरा दी। और 10 साल प्रहलाद पटेल जहां से लोकसभा के सदस्य रहे, दमोह जिले में एक कहावत चलती थी कि आप भैया बहुत दिन से बेइज्जती नहीं हुई, तो बगल वाला बोला भैया तुम क्या करें? कहा भैया प्रहलाद पटेल के घर है, चलो यार बेइज्जती करा, बहुत दिनों से बेइज्जती नहीं हुई। जिसको अपनी बेइज्जती कराना हो वो प्रहलाद पटेल के घर जाता था। ऐसा बदमिजाज नेता, इतना फाउल माउथ नेता, इतना अहंकारी नेता, जो कीड़ा मकोड़ा की तरह दमोह की जनता को देखता था, और दमोह की जनता ने 10 साल तक उस आदमी को यहाँ के लोकसभा का सदस्य बना कर रखा। कहाँ गई यहाँ के लोगों की दमोह की ताकत? कहाँ गया वो पुरुषार्थ? और कहाँ गया वो अभिव्यक्ति की आजादी का जज्बा जो नल और नील राजा के जमाने से एक समृद्ध विरासत के रूप में दमोह की जनता को मिला था? मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग भी मिशन हॉस्पिटल बंद होने से जो कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं, हमारे कांग्रेस के नेता उनसे घर घर जाकर मिलेंगे, और दमोह की वो जनता जो आर्थिक अभाव के कारण इलाज नहीं करा सकी, उन लोगों से भी घर घर जाकर मिलेंगे और एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। दूसरा मुझे बताना है आपको, इसी संस्था की एक और इकाई थी, नर्सिंग कॉलेज। शासन ने स्वयं उस नर्सिंग कॉलेजों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मापदंडों को के आधार पर उसका निरीक्षण किया। पूरी निरीक्षण कमेटी आई, निरीक्षण कमेटी ने उस नर्सिंग कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंड के आधार पर सही पाया और नर्सिंग कॉलेज की अनुमति दी। नर्सिंग कॉलेज सबसे अच्छा चल रहा था पूरे बुंदेलखंड में, लेकिन अचानक जब पिछले वर्ष काउंसलिंग हुई तो आप देखिए बिल्कुल लक्ष्य करके, टारगेट करके काउंसलिंग में एक भी बच्चे को वहां रिकमेंड नहीं किया गया उस नर्सिंग कॉलेज में। नर्सिंग कॉलेज बंद हो गया, पूरा स्टाफ बेरोजगार हो गया, बच्चों को कहीं इस कॉलेज में, कहीं उस कॉलेज में, कहीं उस कॉलेज में ट्रांसफर करना पड़ा। आप सोचिए, आप स्वयं इसका निरूपण करके देखिए कि उन बच्चों में अगर आपका बच्चा होता और अचानक कॉलेज बंद हो जाता और आपसे कहा जाता कि
कि 20 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूसरा कॉलेज है, उसमें आपके बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, तब किस पीड़ा से आप गुजरते सोचिए। आज तक तो यही सुना था कि व्यक्तियों के ट्रांसफर होते हैं, या संस्थाओं के भी ट्रांसफर कर दिए। एक निराश्रित बच्चों का वहां शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त एक आश्रय स्थल था, जिसको हम बुंदेलखंड की भाषा में अनाथालय कहते हैं। उस आश्रय स्थल में बच्चे थे, 19 बच्चे थे, 19 या 16 एग्जैक्ट लगभग इतने। उसमें से 5 बच्चे डिसेबल थे, अपंग थे। वो बच्चे न ठीक से बोल सकते थे, न उनका बौद्धिक विकास हुआ था, न वो कोई चीज समझ पाते। उनको ये भी बोध नहीं होता था कि उनने मन मूत्र का त्याग कर दिया, ये भी ज्ञान नहीं था। इतने अपंग थे वो बच्चे। उन 5 बच्चों को जबलपुर की किसी संस्था में ले जाकर कचरे के ढेर पर पटक दिया, और बाकी बच्चे जो अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि लोगों ने जिनको कचरे के ढेर पर फेंक दिया, जो अवैध कहलाते थे, उनको अपनी गोद में उठाया, उनका लालन पालन किया, उनको बड़ा किया, उनको भोजन की व्यवस्था की, बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था की, उनके बहुत अच्छे कपड़ों की व्यवस्था की, उनको शिक्षा की व्यवस्था की। और अचानक आप आए और एक झूठा आरोप लगा के किसी बच्चे को इस संस्था में पटक दिया, किसी बच्चे को उस संस्था में पटक दिया। आप इसको उचित ठहराएंगे क्या? बताइए आप। ये बच्चे किस दुरावस्था में है, किसी ने वहां जाकर उनसे बातचीत की, वो कितना दुख उठा रहे। जो 3 समय भोजन करते थे, उनके चेहरे ऐसे सूख गए हैं जैसे कमल बेल को पाला लग गया। इस तरह की राजनीति, क्रूर, अमानवीय और निर्दयी राजनीति। अब आप सोचिए, बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर जांच करने के लिए आए थे, उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पहले प्रयत्न ये किया गया कि कोई एक FIR कर दे संस्था के अगेंस्ट में, कोई नहीं मिला। अब आप सोचिए, केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, एक आयोग का अध्यक्ष, खुद FIR करने थाने में जाता है। इसको क्या समझा जाए? और एक संस्था को नष्ट करने के बाद, इतने बड़े अमानवीय कृत्य करने के बाद, उनको पुरस्कार के रूप में मानव अधिकार का सदस्य बनाया। मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। जो कुछ भी कानून को साहब ने किया है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और उनकी भूमिका का मूल्यांकन किया जाए कि उनकी भूमिका इस पूरे परिदृश्य में क्या रही है, और इस बात का आकलन किया जाए कैसे हृदयहीन लोगों को, ऐसा अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों को क्या मानव अधिकार आयोग जैसी जुडिशियल संस्था में उनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए क्या? ये प्रश्न रख रहा हूं मैं, कोई आरोप नहीं लगा। इसकी जांच की जाए। और अंत में मैं एक और संस्था दमोह में, जिसका नाम है गंगा नमन, और वास्तव में उस संस्था के जो पितृ पुरुष है, ललित भट्टे के नाम से दमोह की जनता उनको जानती। सारे प्रबुद्ध पत्रकार यहां बैठे हैं, इनके सामने बोलता हूं, अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप खंडन करिए। वो व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए, अपनी सामाजिक समरसता के लिए, अपने समावेशी स्वभाव के लिए और अपने सामाजिक सौहार्द के लिए, विनम्रता के लिए, सरलता के लिए दमोह में जाना जाता है वो व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति की संस्था को केवल इस आधार पर खत्म कर देना कि वहां के बच्चे स्कार्फ बांध के आ रहे हैं। 1200 बच्चों का स्कूल था, 1200 बच्चों का। बीच
उसने स्कूल की मान्यता खत्म कर दी, जिसमें 60% बच्चे हिंदू पढ़ते थे। 60% पता लगा लीजिए। और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर इस तरह से संस्थाओं को टारगेट करना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेम को डिस्ट्रॉय करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाता हूं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिस संविधान की किताब को जनता के बीच में ऊपर उठाया है, उसका मकसद एकमात्र है, भारत के इंस्टीट्यूशनल फ्रेम को बचाना, भारत के संस्थागत ढांचों को निजीकरण से बचाना। आज पूरे देश में स्वयंसेवी संस्थाओं को, स्वायत्त संस्थाओं को, ऑटोनोमस बॉडीज को, सहकारी संस्थाओं को, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, अब बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, महाराज के युवराज, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बने, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं। ये कैसा समाज है, कैसा डर है लोगों के मन में, और कैसा आत्म केंद्रित विचार है कि दूसरे की पीड़ा का किसी को एहसास ही नहीं, अपने ऊपर गुजरे तो खुद झेलो, कोई किसी के लिए बोलने के लिए, खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। ये भय का वातावरण बीजेपी के द्वारा निर्मित किया। वहां आर्यमन कोई अंडर 14 स्कूल में खेले हैं, अंडर 19 के खिलाड़ी रहे हैं, जूनियर रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी रहे हैं। जिस आदमी ने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला, अमित शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे आपने देखा है उन्हें, मतलब वो ग्राउंड में दौड़ने के लायक है। मैंने एक खिलाड़ी रहा हूं, वक्त मेरी उम्र के लोग हैं, मैंने उनको खेलते हुए देखा। मैं स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखता हूँ, खेल मंत्री रहा हूं मध्य प्रदेश में, शिक्षा और स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिनिस्टर रहा। आपका बेटा भारत के सबसे धनी क्रिकेट संगठन में केवल इसलिए अध्यक्ष बना बैठा है कि आपसे देश में लोग डरते। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास वो संस्थाएं हैं जो अकारण आपको जेल भेज सकती, और ये संस्थाएं केवल आपके विरोधियों के लिए आपने बनाई। देश में जिस उद्देश्य से ये संस्थाएं बनी, आर्थिक अपराध को रोकने के लिए, वो काम करने की बजाय भारत में प्रतिपक्ष की धार और पहले वर्ग को कमजोर करने के लिए एक औजार की तरह आप इन संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पिट्ठू एसोसिएशन, बुंदेलखंड के लोग तो जानते हैं, जो गोलगप्पा लड़कियां पहन, हमारी बेटियां गोलगप्पा फेंक एक एक पैर से उछल उछल कर खेल, उसमें खाने खांचे बनाए जाते हैं, तभी उसको पिट्ठू। मध्य प्रदेश में पिट्ठू महासंघ बना, क्या बना? पिट्ठू महासंघ, और उसके अध्यक्ष है माननीय कैलाश विजयवर्गीय। बताइए आप, कैलाश विजयवर्गीय पिट्ठू एसोसिएशन के अध्यक्ष है। जरा ध्यान से देखो, जरा खेला हो कौन करती तो देख के डर तो लगता है। खिलाड़ी तो जब दिखता है, दौड़ता है ग्राउंड में, तो लगता है कि योगी की साधन बना। और पूरी हालत पूरे देश की, और पूरे आज ना आपको, आप बताइए, मध्य प्रदेश में सांची दुग्ध संघ का इन्होंने विलय किया, उसके शेयर धारक है, उसके स्टेक होल्डर्स, उसका पूरा एक रचना कार्यकारिणी। आपने बिना शेयर धारकों से पूछे, बिना स्टेक होल्डर से पूछे, बिना साधारण सभा की बैठक बुलाए, आपने उस पूरे के पूरे सहकारी आंदोलन को, जो प्रॉफिट में चल रहा था, जो इतने वर्षों के अविराम परिश्रम से निर्मित किया गया था, उसको आपने एक दूसरी संस्था में उसका विलय कर दिया। एक दिन के लिए हमें शायद किया है और संस्था का स्वरूप खत्म कर। मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी
800 से 1000 मरीजों की ओपीडी थी मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी। 350 रुपए में सोनोग्राफी होती थी, 150 रुपए में डिजिटल एक्सरे होता था, 600 रुपए में एंडोस्कोपी होती थी, 800 रुपए में सीटी स्कैन होता था, 600 रुपए में डायलिसिस होती थी। आप बताइए कि सब के सब जांच बंद हो गई है। अब कोई जांच नहीं होती, कोई मशीन नहीं जाके देख लीजिए। 400 आदमी रोज वहां पर ब्लड टेस्ट के लिए आता था। वहां की पैथोलॉजी की कितनी विश्वसनीयता। करोड़ों रुपए की मैं एफडी करके आया था जब मैंने वो संस्था छोड़ी, करोड़ों रुपए की। वहां आरएसएस के एक महानुभाव को सचिव बनाया। आप जाके देखो 2 रुपया नहीं बचे। बढ़िया पहले दिन ज्वाइन किया और 15 दिन बाद इनोवा कार खरीदी रेड क्रॉस के पैसे से। पूरे रेड क्रॉस के नौकर चाकर घर पे काम कर रहे हैं। जितने बड़े और मांग सेवी सेवाएं देने वाले बड़े बड़े डॉक्टर थे, पीएम कार्डियोलॉजिस्ट था, नेफ्रोलॉजिस्ट था, यूरोलॉजिस्ट था, पीएम न्यूरो फिजिशियन था, गायनोलॉजिस्ट थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, सबको भगा दिया। जो केवल औपचारिक रूप से जिनको हमने 5-10 हजार रुपए महीने के मानदेय पे रखा था और मलेरियम जिसको कहते हैं, वो भी लेने तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के कहा नहीं, ये मानदेय तो लेना पड़ेगा। सब डॉक्टरों को भगा दिया, पूरी संस्था मटियामेट कर दी। ये देश में चल रहा है। मैं आप समस्त प्रबुद्ध पत्रकारों से ये विनती करता हूँ और दमों की जनता से ये विनती करता हूँ कि इन तमाम चीजों का प्रतिकार करें, इनके खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का सही उपयोग करें। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत हम इससे सहमत हैं और सब हमारी गलती है और किसी की गलती नहीं। हमारा प्रश्न है, जो जिन संस्थाओं का हमने यहाँ पे जिक्र किया, ये तो सही मानते बंद नहीं होने के पीछे जो कारण थे, जैसा कि मिशन अस्पताल के पीछे डॉक्टर एंजल के उनकी डिग्री को लेकर और इसके अलावा जो बाल भवन था उसमें भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। गंगा जमुना में भी कुछ ऐसा ही मामला था जिसमें हिंदू लड़की को विचार करना गया। तो क्या इसमें जो संस्था की जो बॉस को उनकी जिम्मेदारी तय आपने पहले डॉक्टर का मसला उठाया। डॉक्टर के चयन के लिए एमपी नगर भोपाल में स्थित एक संस्था का चयन किया गया। तो आपको कागज दे और उस संस्था से ये तय हुआ कि हम इतनी फीस आपको देंगे, आप डॉक्टर को पूरा वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का मतलब है इनकी डिग्री, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता, क्योंकि कैंसर चलाने के लिए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। और कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएम कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन और एक होता है डीएम कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन। तो जो बाईपास सर्जरी करता है वो सर्जन करता है, जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करता है वो फिजिशियन करता है। तो एक फिजिशियन को हायर करने के लिए संस्था ने आवेदन दिया। संस्था ने प्रोफेशनल फीस के बारे में कहा 4 लाख फीस तय हुई, 2,51,000 ऑनलाइन उसका पेमेंट होगा। किस खाते नंबर पर हुआ है, किस दिन हुआ है और कितनी राशि। उस संस्था को 2,51,000 प्रोफेशनल पेमेंट हुआ है और उस संस्था के रिकमेंड के आधार पर इन डॉक्टर को वहां नियुक्त किया। ये संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है, इनकी जो डिग्री है, उसकी प्रमाणिकता का वो जांच करें और जांच करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट को उसकी जानकारी हो। उसकी जानकारी उन्होंने दी, डॉक्टर का चयन हो गया और चयन होने के बाद बाकी फीस देने तक लगभग 8 से 10 दिन बाद ये मामला लगभग
मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं है, पर बहुत अल्प समय के बाद ये मामला उठ गया और उस संस्था में जब ये मीडिया ट्रायल हुआ तो अखबारों में धर्मांतरण और ट्रैफिकिंग जैसी अप्रमाणिक खबरों को प्रमुखता से ध्यान दिया गया और एक सनसनी फैल गई पूरे में कि डॉक्टर ऐसा आया जो अनक्वालिफाइड है और जितने लोगों का इलाज किया उसमें इतने लोग मर गए। ये बात अलग है कि आपको इस बारे में कि कितने लोग किस कारणों से मरे, जो मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ था जो जबलपुर से आया था, प्रबुद्ध पत्रकारों को उसकी रिपोर्ट देखना चाहिए और उसका रिसर्च मत करना चाहिए। मैं उसको यहाँ इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अभी थोड़ी और जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन आपसे जब अभी अनौपचारिक चर्चा हो रही थी तो आप लोग ने स्वयं ये चर्चा के दौरान हमसे ये कहा था कि डॉक्टर के बारे में जो बातें मैं बता रहा हूँ सब आपने मुझे खुद बताया, इसलिए अलग से बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संस्था के लोगों को जिन्होंने नियुक्ति ही नहीं, अजय लाल और इंदू लाल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर भी नहीं थी उस समय, उन पर क्यों मुकदमा चलाया गया? आपने पेपर दिया है, उस बोर्ड की मेंबर ही नहीं, उनको क्यों मुकदमा चला गया? और एक नाम वापस लेना पड़ा बाद में, वो नाम वापस लेना पड़ा विवर्त लाल के जो बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी जो अमेरिकन नागरिक 25 साल से दबाव भी नहीं आई, उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया था। पता है कि नहीं आपको? जब इन्हें पता चला ये तो 25 साल से दबाव ही नहीं आई, आनंद फानंद में उनका नाम काटा गया। इस पूरी इंक्वायरी में साफ झलकता है भयंकर किस्म की बेईमानी और पक्षपात। एक अखिलेश दुबे करके रेडियो पीएम कार्डियोलॉजिस्ट थे जबलपुर, लाओ जरा वीडियो सुनाओ, जिन्होंने बाद में इस संस्था पर ही आरोप लगाया। वो ज्वाइन करते समय मैंने इसमें लिखा है कितनी एंजियोग्राफी उन्होंने करी, कितनी एंजियोप्लास्टी उन्होंने करी, जब नहीं दिख रहा था कि संस्था में गड़बड़ी है, जब पैसे मिल रहे थे इलाज के, फिर उनका दबाव बढ़ा कि हम जबलपुर की सब तुम्हारा हॉस्पिटल खत्म कर देंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वहाँ पे सौगात है किसी अस्पताल की, हमारे समाज सेवी के नेता जी की जो यहाँ की जनता जिसको बोलते हैं वो मिशन हॉस्पिटल में स्थापित करी है। और आज इस अस्पताल में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेस मेकर और वाल्व के प्रोसीजर ये सब सुविधाएं जो में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है मिशन हॉस्पिटल में। तो अब चाहे वो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ या की जनता हो, सबके कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जो अभी तक भोपाल, जबलपुर या फिर नागपुर के चक्कर लगाते थे, उन सब मरीजों से मेरा अनुरोध है कि अब आपके शहर में जो सुविधा उपलब्ध हो गई है, बहुत कम रेट में उपलब्ध हुई है, तो इसका फायदा उठाएं। और हम जैसे स्पेशलिस्ट जो कि यहाँ पे जरूरत गैलेक्सी हॉस्पिटल जबलपुर से आते रहेंगे और आपकी सेवा के लिए यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, तो आप इसका लाभ उठाएं। समय पे आके जिसको जरूरत आज हमें पता चला कि कई 2 मरीज हार्ट अटैक के यहाँ पे भर्ती हुए हैं। तो उनको मरीजों को देखने के बाद फिर उनके रिलेटिव से बात करके उनको एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस किया। और एंजियोग्राफी के बाद पहले मरीज में पाया कि 2 नसों में ब्लॉकेज है उनको, तो उनको एंजियोप्लास्टी की सुविधा की एडवाइस दी गई है। तैयार होते हैं तो एंजियोप्लास्टी भी फटाफट यहीं पे आपके शहर में ही कर दी जाएगी। दूसरे मरीज को ब्लड थिनर के माध्यम से ट्रांसप्लांट किया गया था, तो उनका एंजियोग्राफी किया गया, देखा तो उनकी जो नसों ब्लॉकेज था वो स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर से डिसॉल्व हो गया है। तो उनको कोई ऑपरेशन है इसकी जरूरत नहीं है, उनको दवाइयों के माध्यम से ही ठीक कर दिया जाएगा। अब ये डॉक्टर बाद में क्या कह रहे हैं पता है ना, इन पे दबाव डाला गया कि आपका जबलपुर में जो अस्पताल है उसकी परमिशन कैंसिल कर देंगे, और पेपर तैयार किए गए और बलपूर्वक दबाव डाल के इन पर हस्ताक्षर इनसे कराए किए गए, और ये कंट्राडिक्शन से देखने को आपको मिला। मैं इन डॉक्टर महोदय से आप विनती करना चाहता हूँ
कि अगर जनता जनार्दन की कृपा से और भगवान की कृपा से हमारी अगर सरकार बन गई तो इन डॉक्टर साहब का क्या हाल होगा स्वयं कल्पना करिए। किस जुडिशियल प्रोसेस से ये गुजरेंगे, किस न्यायिक प्रक्रिया से ये गुजरेंगे, आप स्वयं कल्पना करिए। चयन प्रक्रिया में जो संस्था दोषी थी, चयन प्रक्रिया में जो लोग दोषी थे उनको बाइज्जत छोड़ दिया गया और चयन प्रक्रिया से जिनका कुछ लेना देना नहीं था उनको जेल भेज दिया गया, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए। महानुभाव, ये कहानी अजय लाल के विषय में जो बातचीत आई सामने आई, अगर मान लीजिए उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है तो उनको कानून का सामना करना चाहिए, लेकिन वो तो इस समय के दौरान में बाहर है, क्यों भागे आखिर भाग? अच्छा, आपको पता है कब कोर्ट में उनकी जमानत की थी नहीं? आपको पता है जबलपुर हाई कोर्ट में उनकी जमानत कहाँ भागे? फिर वो अभी कहाँ यहाँ भागे? पे सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण कार्रवाई पर स्टे लगा दिया, तो जी ऐसे ही हो गया। अब आप पूरी जुडिशियल प्रोसेस का अजय लाल सामना कर रहे हैं। वो पलायनवादी भगोड़े नहीं है, वो इस पूरी दुनिया के विचारक, विद्वान और कैथोलिक चर्च के बहुत बड़े उपदेशक हैं जिनकी पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है। और मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि अजय लाल मेरे साथ पढ़े हैं उसी क्लास में और मेरे बगल में एक बेंच पर बैठते थे, इसका मुझे गौरव है। कांग्रेस पार्टी केवल अब देखिए सारी गलती तो कांग्रेस की है ना। 20 साल से जो कुछ भी इस देश में गड़बड़ी हो रही है सब कांग्रेस की तो भैया गलती है ना। और अब हमारी गलती है तो आंदोलन भी करेंगे, पीड़ितों से संपर्क भी करेंगे। देखिए मैं एक बहुत शांतिपूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्य, कोई भी सत्याग्रह अगर केवल राजनीतिक दल तक सीमित रहता है तो उसकी वो प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जब तक वो जनता के आंदोलन में रूपांतरित नहीं होता है, जन आंदोलन नहीं बन जाता। हमारा दुर्भाग्य ये है हम तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं लेकिन इतने डर का, इतने भय का माहौल है कि जनता का आंदोलन बन ही नहीं पाता। जनता बोलती ही नहीं। हर जगह देखो व्यापम में जो पीड़ित था उसी को जेल भेज दी, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। अभी इतने बड़े बड़े घपले, घोटाले और कांड हो रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, पीड़ित आदमी नहीं बोल रहा, जनता क्या बोलेगी? सबसे बड़ी बात यह है ना, तो महात्मा गांधी ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जान। जब तक दूसरे की पीड़ा से व्यक्ति के हृदय पिघलेगा नहीं, जब तक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं मानेगा ये समाज, तब तक कोई भी विषय जो अन्याय और शोषण का है वो जन आंदोलन कैसे बनेगा? डर के कारण, भय के कारण घर में बैठे हैं तो जब वो मीडिया के सामने आएंगे तभी मीडिया कुछ कहेगा क्या? जब आदमी जो एक स्वतंत्र स्रोत है लोकतंत्र का चौथा, जो हमेशा सरकार को विपक्ष में एंटरटेन करता रहा है, जागृत करता रहा है विपक्ष को, सरकार को, समाज को, गंभीर जिम्मेदारी है इस चौथे स्तंभ पर। जो आदमी विश्व स्तर का आदमी है, एक साधारण सिपाही जब उसके सामने खड़े होकर उसको इंटरोगेशन कर रहा है तो ये उचित है। रात में 2 बजे पुलिस उसके घर पे जाती, 4-4 घंटे पूरे परिवार को बिठा के इंटरोगेट कर, चाय नहीं पीने देती, खाना नहीं खाने देती। एक बार हुआ है क्या ऐसा? पता लगाइए कितनी बार पुलिस उसके घर गई है और 2-2 बजे रात को उठाकर उसको इंटरोगेट किया। आदमी कितना दुख सहन करेगा, कितनी परेशानी सहन करेगा, बताइए। उनके प्रतिनिधि हजारों हैं जो जनता की दुख और तकलीफ को आपसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं तो आया हूं सामने, मेरी उनसे बात भी नहीं हुई इस पूरे विषय में, कभी बात नहीं हुई, आप विश्वास रखें। मैं कभी असत्य कथन नहीं करता, लेकिन जब यहाँ आया और लोगों से मिला और लोगों ने बताया कि मिशन हॉस्पिटल नहीं होने के कारण लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, सामान्य लोग जो इलाज करा लेते थे वो नहीं करा पा रहे हैं,
1200 स्कूल बच्चे जिस संस्था में पढ़ते हैं उसको केवल इस आधार पर बंद कर दिया जाए कि आप स्कार्फ पहने हुए, बताइए, है, जबकि वो एक स्कार्फ बहुत सारे स्कूलों में पूरे दुनिया में स्कार्फ एक यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है। यूनिफॉर्म कलरफुल लगे, अच्छी लगे, आकर्षक लगे, तो प्राइवेट स्कूलों में स्कार्फ पहना जाता है। आप मानते हैं कि हिंदू लोगों को हिजाब पहनाना ठीक है? हम ये मानते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम जैसी बकवास आपसे करने के लिए तैयार हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानते होंगे। ये तो बात कर रहे हैं। उसी में एक अनुच्छेद में ये बात है कि बगैर पेरेंट्स से कंसेंट किए आप अपने धर्म की प्रार्थना किसी स्कूल में नहीं करा सकते। जो प्रार्थना वो कराते थे वो मध्य प्रदेश शासन के सिलेबस में है। आपको ये जानकारी नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। वो सिलेबस में है, मैंने इसमें इनक्लोज किया, आपको दे रहा हूँ। उर्दू स्कूलों के सिलेबस में है, जिस सिलेबस में सरकार ने उसको मान्यता दी है। हमारे जो आपको पता है एक और बोर्ड होता है एजुकेशन, एक होता है हायर सेकेंडरी बोर्ड, एक होता है आपका मदरसा बोर्ड। आप जानते हैं मदरसा बोर्ड? मदरसा बोर्ड की का जो सिलेबस है, उसकी प्रक्रिया है, उसको मध्य प्रदेश की सरकार, शिक्षा विभाग, उसका एक पूरा बायलॉज है, उसकी पूरी अधिकारी है, उसकी कार्यकारिणी उसके सिलेबस को फाइनल करती है, उसके कंटेंट को फाइनल करती है और उसको पूरा देख कर उसने सरकार के लोगों ने जो प्रार्थना वहां कराई जाती थी उसको मान्यता दी है। वो सिलेबस में है, थोड़ा जानकारी दिया करो। हमले की भी संस्था तैयारी है और इतनी हड़बड़ी में ये सब कुछ हुआ कि संस्था को बिल्कुल समझ लेगा अपनी बात। इतना भयानक मीडिया ट्रायल हुआ, ऐसा मीडिया ट्रायल हुआ और इतनी हड़बड़ी में इतना आक्रामक था सब कुछ, इस संस्था के लोग जेल ही भेज दिया। क्या बताएगा कोई संस्था? एक शुक्ला जी कहलाए थे, हमारा कुछ लेना नहीं, हमारा कुछ लेना नहीं, हम एक महीने जेल में रह के आ रहे हैं। इसमें तो आपकी उस प्रार्थना का कहीं उल्लेख है नहीं जो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है, उस प्रार्थना का, उस प्रेयर का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। वहाँ पे जो पढ़ाई जाती है, लप्पे आती है, जरा हो तो आप बता दें उसके डॉक्यूमेंट। अगर नहीं होगा तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूं या पत्रकारिता छोड़ देंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बताता हूँ सबके सामने, रुको अभी बता। आप चलिए पहले स्वल्पा हाल लीजिए, थोड़ा हल्के फुल्के वातावरण में नाच के आप थोड़ा तनाव अपने भीतर से कम करिए। तनाव बिल्कुल नहीं है, चलिए।